Yes, student, welcome back. Next philosopher of Unit 5 is Herbert Spencer. Herbert Spencer was an influential English philosopher, biologist, anthropologist, sociologist, and prominent classical liberal political theorist of the Victorian era. He is perhaps best known for coining the term survival of the fittest, which he did before Charles Darwin published his works on evolution through Darwin's theories eventually overshadowed his own ideas on biological evolution. Spencer developed an all-encompassing conception of evolution as the progressive development of the physical world, biological organism, the human mind, and human culture and society. This grand theory, which he detailed in his multi-volume work System of Synthetic Philosophy, attempted to demonstrate that the same evolutionary principles could be observed in various domains of the natural and social sciences. हर्बर्ट स्पेंसर का जन्म सन 1820 में डर्बी नामक नगर में हुआ। उसके पिता एक स्कूल में अध्यापक थे और अत्यंत स्वतंत्र प्रकृति के व्यक्ति थे। वे आत्मशिक्षा में विश्वास करते थे, अतः उन्होंने हर्बर्ट को भी यही शिक्षा दी थी कि अपनी समस्याओं का हल स्वयं ढूंढो। वे यह नहीं चाहते थे कि हर्बर्ट प्रचलित प्रकार की शिक्षा में उलझ कर रह जाए और इस प्रकार अपनी स्वतंत्र चिंतन प्रणाली व समस्याओं के हल निकालने की शक्ति को कुंठित कर डाले। अतः हर्बर्ट को उसके पिता ने भौतिक विज्ञान, रसायन शास्त्र तथा ज्यामिति पढ़ाया। इस प्रकार हर्बर्ट ने प्रारंभ में ही इन विषयों का ज्ञान प्राप्त कर लिया। उसके पिता ने उसे कुछ अन्य स्कूली विषय भी पढ़ाए। 17 वर्ष की आयु तक हर्बर्ट को एक सामान्य स्कूल विद्यार्थी के बराबर ज्ञान हो गया। सन 1838 ईस्वी के लगभग हर्बर्ट स्पेंसर की रुचि मशीनों में बढ़ी और उसने सिविल इंजीनियर बनने का विचार किया। अंत में उसने कुछ आविष्कार करके जीवन यापन करने का निर्णय किया। वह व्यापार में सफलता न पा सकने के कारण साहित्य की ओर झुका। सन 1848 ईस्वी में वह द इकोनॉमिस्ट नाम का सहायक संपादक हो गया। यहाँ उसका संपर्क जॉर्ज इलियट हक्सले तथा टिंडल से हुआ। सन 1858 ईस्वी में हर्बर्ट स्पेंसर ने संपादन का कार्य छोड़ दिया और स्वतंत्र रूप से लिखने का कार्य करने लगा। सन 1855 में उसने अपनी रचना प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी को प्रकाशित किया। सन 1858 ईस्वी से उसने अ सिस्टम ऑफ फिलॉसफी नामक त्रैमासिक पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया। इसके उपरांत उसकी प्रमुख रचनाएं कुछ इस प्रकार है। एजुकेशन पब्लिश्ड इन 1861,
First principle published in 1860. First principle published in 1862. The principle of biology published in 1864 to 67. The principle of ethics published 1892 to 1893. The principle of sociology 1876 to 1896. Essays 1857 to 77. Various fragments 1897. Facts and comments 1902. ऑटोबायोग्राफी 1904। हर्बर्ट स्पेंसर अपने लेखन कार्य में इतना व्यस्त रहा कि वह अधिक मित्र न बना सका। उसका अधिकांश जीवन छात्रावासों में ही व्यतीत हुआ। सन 1896 ईस्वी में वह ब्राइटन में रहने चला गया, जहां सन 1903 में उसका देहांत हो गया। हर्बर्ट स्पेंसर के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य, एम ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू हर्बर्ट स्पेंसर। हर्बर्ट स्पेंसर परंपरा का अंधभक्त नहीं था। वह बालक की रुचियों का विकास करके उसे उच्चादर्शों की ओर ले जाना चाहता था। उसके अनुसार बालक को अपने पैरों पर खड़े होने की क्षमता का विकास करना है, जिससे कि वह स्वयं शिक्षा प्राप्त कर सके। स्पेंसर ने अपने समय के पाठ्यक्रम की आलोचना की। उसके अनुसार उसमें व्यवहारिकता का अभाव था। उस समय बच्चों के भावी जीवन की तैयारी पर बल नहीं दिया जाता था। स्पेंसर के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य को पूर्ण तथा सफल जीवन व्यतीत करने के योग्य बनाना है। उसके अपने शब्दों में पूर्ण जीवन व्यतीत करने के लिए तैयार करना ही शिक्षा का उद्देश्य है। अतः किसी भी शिक्षा की पाठ्य सामग्री की जांच करने का लक्ष्य भी यही होना चाहिए कि उससे हमारी इस उद्देश्य की पूर्ति कहां तक होती है। पूर्ण जीवन व्यतीत करने के लिए मनुष्य को इस बात का बोध होना चाहिए कि उसके शरीर और मस्तिष्क का विकास किस प्रकार होना चाहिए। उसमें अपना प्रबंध स्वयं करने की योग्यता होनी चाहिए। उसे परिवार पालन, श्रेष्ठ नागरिक की भांति आचार, प्रकृति प्रदत्त सुविधाओं का उपयोग तथा उपभोग तथा अपनी क्षमताओं का स्वयं तथा संपूर्ण समाज के कल्याण के लिए प्रयोग इत्यादि कार्यों में दक्ष होना चाहिए। इन समस्याओं पर बहुत से विज्ञान प्रकाश डालते, अतः इन्हीं विज्ञानों की शिक्षा दी जानी चाहिए। हर्बर्ट स्पेंसर के अनुसार मनुष्य के कार्यों के 5 विभाग होने चाहिए। कौन कौन से वो 5 विभाग? प्रथम, आत्म संरक्षण, सेल्फ प्रिजर्वेशन। द्वितीय, अप्रत्यक्षण आत्म संरक्षण, इनडायरेक्ट सेल्फ प्रिजर्वेशन। तृतीय, संतान का पालन पोषण।
रियरिंग ऑफ स्त्री। चतुर्थ, एक कुशाग्र बुद्धि नागरिक तथा पड़ोसी बनने के लिए समाज तथा राजनीतिक जीवन, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ फॉर बीइंग एन इंटेलिजेंट सिटीजन एंड नेबर। पांचवा, जीवन में अवकाश संबंधी, फॉर लीजर ऑफ लाइफ। सर्वप्रथम हम आत्म संरक्षण, सेल्फ प्रिजर्वेशन को हर्बर्ट स्पेंसर की नजर से देखते हैं। प्रकृति उन सभी बातों का ध्यान रखती है जो हमारे आत्म संरक्षण के लिए आवश्यक होती है। प्रकृति हमारे आत्म संरक्षण की परवाह तभी तक करती है जब तक हम स्वयं अपनी स्वच्छंद क्रियाओं को अवरुद्ध नहीं करते। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए स्पेंसर ने शरीर शास्त्र, स्वास्थ्य विज्ञान, भौतिक विज्ञान तथा रसायन विज्ञान के अध्ययन को आवश्यक बतलाया है। उसका विश्वास है कि इन विज्ञानों का अध्ययन करने से मनुष्य में अपने आप को स्वस्थ रखने की क्षमता उत्पन्न हो जाएगी। द्वितीय, अप्रत्यक्ष आत्म संरक्षण, इनडायरेक्ट सेल्फ प्रिजर्वेशन। अप्रत्यक्ष आत्म संरक्षण संबंधी क्रियाएं वे हैं जो मनुष्य को किसी उद्यम को सफलतापूर्वक करने में सहायक होती है। स्पेंसर किसी भी ऐसी क्रिया की कल्पना नहीं कर सकता जो बिना विज्ञान का ज्ञान प्राप्त किए हुए पूर्ण हो सके। हमें जीवन के दैनिक कार्यों में गणित की सहायता की आवश्यकता होती है। भोजन, वस्त्र तथा मकान इत्यादि आवश्यकताओं की पूर्ति भी हम किसी न किसी विज्ञान की सहायता से करते हैं। भूगर्भ शास्त्र, गणित, रसायन शास्त्र, भौतिक विज्ञान तथा ज्योतिष विद्या का ज्ञान हमारे जीवन को विभिन्न प्रकार से प्रभावित करता है। स्पेंसर ने इनके शिक्षण की सिफारिश की है क्योंकि ये अप्रत्यक्ष रूप से हमें आत्म संरक्षण में सहायता देते हैं। तृतीय, संतान का पालन पोषण, रियरिंग ऑफ स्प्रिंग। स्पेंसर विद्यार्थियों को स्कूल में ही संतान पालन पोषण की शिक्षा देना चाहता है। माँ बाप प्रायः इस ज्ञान से शून्य होते हैं अतः वे अपने बच्चों का पालन पोषण भली भांति नहीं कर पाते। माँ बाप को भी शिशु पालन का प्रशिक्षण मिलना चाहिए। तृतीय, नागरिकता, सिटीजनशिप। स्पेंसर बालक को एक सुयोग्य नागरिक बनाना चाहता है। इसके लिए इतिहास का ज्ञान आवश्यक है। उसने अपने समय की इतिहास की पुस्तकों की आलोचना की क्योंकि उसके मतानुसार वे वैज्ञानिक विधि से नहीं लिखी गई है। अतः वह चाहता था कि उन्हें पुनः लिखा जाए।
वह विज्ञान को इतिहास की कुंजी मानता था। बिना विज्ञान के ज्ञान के इतिहास को ठीक प्रकार से नहीं समझा जा सकता। उसने बतलाया कि इतिहास की पुस्तकें किस प्रकार लिखी जानी चाहिए और किस प्रकार उसमें विभिन्न घटनाओं का चित्रण होना चाहिए। फिफ्थ, जीवन में अवकाश, लीजर इन लाइफ। जीवन के संबंध में स्पेंसर का दृष्टिकोण बड़ा उदार था। इस विषय में वह काफी सचेत था कि अवकाश पाने तथा उसका उपयोग करने के लिए जीवन में किस प्रकार की शिक्षा पानी चाहिए। इसके लिए उसने चित्रकला, संगीत, मूर्ति निर्माण, कला, साहित्य तथा काव्य की शिक्षा देने की सिफारिश की। परंतु इन कलाओं के अध्ययन से पूर्व ही बालक को विज्ञान पढ़ाया जाए, क्योंकि इन कलाओं की जड़ में विभिन्न विज्ञान ही है। ललित कलाओं को विज्ञान की सहायता से और भी अधिक सुललित बनाया जा सकता है। उदाहरणतः यदि एक मूर्ति निर्माण, शरीर रचना विज्ञान तथा यंत्र विज्ञान जानता है तो वह अच्छी मूर्तियों का निर्माण कर सकेगा। यदि एक कवि चिकित्सा संबंधी विभिन्न दशाओं से परिचित है तो वह अपनी रचनाओं में अधिक प्राण फूंक सकेगा। स्पेंसर कला की आत्मा में प्रवेश नहीं कर सका। वह प्रत्येक वस्तु को विज्ञान का दास बनाना चाहता था। वास्तव में वह ललित कलाओं के शैक्षिक महत्व को नहीं समझ सका। स्पेंसर के अनुसार शिक्षा सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू हर्बर्ट स्पेंसर। हर्बर्ट स्पेंसर ने कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा सिद्धांत दिए, यद्यपि इनमें मौलिकता का अभाव है। वास्तव में उसने अपने से पूर्व होने वाले शिक्षा शास्त्रियों के सिद्धांतों का निचोड़ निकालकर नए शिक्षा सूत्रों के रूप में हमारे सम्मुख प्रस्तुत किया है, जिनको आधुनिक युग में सर्वमान्यता प्रदान की जाती है। ये सूत्र कुछ इस प्रकार है। जटिल से सरल से जटिल की ओर, फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। स्पेंसर का प्रथम सिद्धांत यह है कि सरल से जटिल की ओर बढ़ो। इसका अभिप्राय यह है कि बालकों को सर्वप्रथम सरल बातें बतानी चाहिए, क्योंकि बिना इसको समझे वे जटिल बातें नहीं समझ सकते। इस सिद्धांत का पालन शिक्षण कार्य तथा सामग्री सजाने दोनों में करना चाहिए। यदि इस सिद्धांत का पालन नहीं किया गया तो बालकों को जो कुछ भी पढ़ाया जाएगा उसे भली भांति वे नहीं समझ सकेंगे।
दूसरा सिद्धांत, परिचित से अपरिचित की ओर, फ्रॉम नोन टू अननोन। पुराने विचारों की सहायता से ही नए विचार आते, नवीन विचार पुराने विचारों के निरंतर क्रम के ही अग्रिम रूप है। जब तक बालक अपने मस्तिष्क में पूर्व स्थित विचार का कुछ न कुछ संबंध नवीन विचार से नहीं पाता, तब तक वह उसे समझ नहीं पाता। अतः अपने शिक्षण में शिक्षक को इन दोनों का संबंध स्थापित करना चाहिए। बालक परिचित विचारों से ही अपरिचित विचारों की ओर अग्रसर होगा और उन्हें अच्छी प्रकार समझ सकेगा। अतः शिक्षक को चाहिए कि वह परिचित से प्रारंभ करे, अर्थात उन विचारों से प्रारंभ करे जिन्हें बालक पहले से ही जानता है। उसके उपरांत उनका संबंध उन विचारों से कर दे जिन्हें बालक नहीं जानता। वास्तव में यह सूत्र इतना सत्य है कि प्रत्येक शिक्षक बिना जाने ही इसका प्रयोग करता है। तृतीय सिद्धांत, अनिश्चित से निश्चित की ओर, फ्रॉम इनडेफिनिट टू डेफिनिट। यह स्पेंसर का तीसरा सूत्र, बालकों के विचार पहले अनिश्चित होते हैं, ज्यों-ज्यों वे आयु में बढ़ते जाते हैं उनके विचार स्पष्टतर होते चले जाते हैं। अतः अनिश्चित से आगे बढ़ना स्वाभाविक है। उदाहरण के लिए बालक सूर्य, चंद्रमा व तारागण को जानते हैं, किंतु जब उन्हें इसके विषय में अधिक ज्ञान दिया जाता है तो इनके विचार अधिक स्पष्ट हो जाते हैं। यह एक मनोवैज्ञानिक सत्य है जिस पर कोई भी शिक्षा सूत्र आधारित किया जा सकता है। चतुर्थ, मूर्त से अमूर्त की ओर, फ्रॉम कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। स्पेंसर के अनुसार सर्वप्रथम शिक्षक को किसी बात को उदाहरण देकर समझाना चाहिए, अर्थात उदाहरण के द्वारा समझाना चाहिए। उसके उपरांत वह सामान्य नियम की ओर जा सकता है। उदाहरण के लिए ज्यामिति पढ़ाने में बालक को विभिन्न या भिन्न भिन्न प्रकार के आकारों से परिचित करा देना चाहिए। इन आकारों से परिचित होने के बाद उसे सरलता से ज्यामिति की बनावटें दिखाई जा सकती है। पंचम, बालक का ज्ञान उन्हीं स्थितियों में होकर जिनमें होकर मानव जाति आई है। Knowledge in child through the same stage as in the race. ज्ञान उन्हीं दशाओं में होकर गुजरता है जिनमें होकर मानव जाति आई। अतएव बालक की शिक्षा के लिए उसके ज्ञान का विकास भी उन्हीं दशाओं में होकर करना चाहिए जिनमें होकर मानव जाति का विकास
हुआ है। इसे संस्कृति योग सिद्धांत, कल्चर इपोक थ्योरी कहा जाता है। इस सिद्धांत का मनोवैज्ञानिक आधार ठीक है, परंतु इसके निष्कर्ष स्वीकृत नहीं किए जा सकते। इन लोगों का मत है कि वस्तु सामग्री का चयन तथा शिक्षण विधि का चुनाव उन्हीं स्तरों पर आधारित करना चाहिए जिनमें होकर मानव गुजरा है। स्पेंसर तथा उसके अनुगामियों ने भी इसी सिद्धांत के आधार पर शिक्षण विधि का निर्धारण किया, परंतु इसे उन्होंने केवल बालकों के ही जीवन तक सीमित रखा। वे मनुष्य के संपूर्ण जीवन की क्रियाओं के विषय में उदासीन रहे। सामग्री के चयन में भी हमें बालक तथा समाज की आवश्यकताओं को देखना पड़ता है। आज का समाज उस समाज से भिन्न है जो मानव सभ्यता के प्रारंभ में था। मानव सभ्यता का विकास टेढ़े मेढ़े मार्गों से होकर गुजरा है। जिन स्तरों में से कुछ को छोड़ना होगा। वास्तव में बालक की शिक्षा उसके स्वयं के विकास स्तर पर ही निर्भर होनी चाहिए। नेक्स्ट, प्रयोगवाद से बुद्धिवाद की ओर। फ्रॉम एम्पिरिकल टू रैशनल। संस्कृति युग सिद्धांत से स्पेंसर ने एक नया सूत्र यहां निकाला है कि प्रत्येक विषय की प्रयोगात्मक भूमिका होनी चाहिए, अर्थात किसी भी विषय को बोधगम्य बनाने के लिए प्रयोग के द्वारा उसके सत्यों की व्याख्या करनी चाहिए। इस सूत्र की सत्यता पर कोई संदेह नहीं हो सकता कि प्रत्येक विषय को प्रयोग के द्वारा समझाया जाना चाहिए। यह सूत्र विज्ञान विषयों के लिए ही उपयुक्त है। नेक्स्ट, कम बतलाओ और अधिक निष्कर्ष निकलवाओ। टेल ए लिटिल एंड लीड टू इन्फर मच। स्पेंसर का मत है कि बच्चों को थोड़ी बातें बतानी चाहिए, परंतु उसका निष्कर्ष अधिक निकलना चाहिए। इसकी सत्यता से सभी शिक्षा शास्त्री सहमत है। स्वयं स्पेंसर का पालन पोषण इसी सिद्धांत के आधार पर हुआ था। यदि बालक स्वयं ही सामान्य निष्कर्ष निकाला करे तो उनमें आत्मनिर्भरता का समावेश होगा, परंतु इस सिद्धांत का प्रयोग उसी सीमा तक करना चाहिए जहां तक यहां व्यवहारिक हो। यदि बालक को कोई बात बहुत थोड़ी बतलाई जाएगी तो वे इसे भली भांति समझने में असमर्थ रहेंगे।
अगला, शिक्षा की रुचिकर प्रक्रिया। द इंटरेस्टिंग प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। स्पेंसर का अन्य सूत्र यह है कि शिक्षा को रुचिकर तथा आनंददायक बनाना है। यदि बालक की सभी स्वाभाविक प्रवृत्तियों को काम में लाया जाता है तो शिक्षा उसके लिए एक दुरूह विषय न होकर अत्यंत रुचिकर हो जाएगी। जो शिक्षा सामग्री प्रयोग की जाए उसका चयन इस प्रकार होना चाहिए कि वहां बालक की रुचि में वृद्धि करे और जिसमें उसकी भावना के रूप की झलक मिलती हो। जो विषय बालकों के स्वाभाविक अभिरुचियों से मेल खाते हैं उनके समझने, उनका निरीक्षण करने तथा उनसे निष्कर्ष निकालने में वे बड़ी रुचि व हर्ष का प्रदर्शन करते हैं। अब रूसो के अनुसार नैतिक शिक्षा, मोरल एजुकेशन अकॉर्डिंग टू हर्बर्ट स्पेंसर। स्पेंसर ने बच्चों के प्रति माँ बाप के सामान्य व्यवहार की आलोचना की है। उसका कथन है कि माँ बाप बहुधा बच्चों के साथ अमनोवैज्ञानिक व्यवहार करते हैं। वे उनके सामने तो नैतिक सिद्धांतों की टींग हाँकते रहते हैं परंतु स्वयं शायद ही उनका अनुसरण करते हैं। स्पेंसर चाहता है कि परिवार का सुधार होना चाहिए। यदि माँ बाप बालकों के सम्मुख अच्छा उदाहरण रखेंगे तो बालक स्वयं सुधर जाएगा। स्पेंसर रूसो के सिद्धांत में विश्वास करता है कि प्राकृतिक परिणामों के द्वारा ही बालक में अनुशासन की भावना का समावेश होना चाहिए। बालकों को दंड देने के लिए भी माँ बाप को चाहिए कि वे प्रकृति का अनुसरण करें। जिस प्रकार प्रकृति के नियमों की अवहेलना करने से प्रकृति किसी को क्षमा नहीं करती, अर्थात अग्नि में उंगली देने से उंगली अवश्य जल जाएगी, उसी प्रकार माँ बाप को चाहिए कि वे ऐसे ही नियम बनाएं जो स्वाभाविक हो और जिनकी अवहेलना से स्वयं ही उसको दंड मिल जाया करे। हर्बर्ट स्पेंसर अस्वाभाविक दंड का विरोधी था। वह चाहता था कि बालक जब कभी छोटी या बड़ी भूल करे तो उसे स्वाभाविक दंड ही दिया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए यदि वहां चाकू खो देता है तो उसके जेब खर्च से पैसे काटकर चाकू खरीद लेना चाहिए। यदि वह कमरे में सजी हुई वस्तुओं को इधर उधर कर देता है
तो फिर उसी से उन्हें क्रम अनुसार फिर से ठीक कराना चाहिए। यदि वहां दीवार खराब करे तो वहां उसी से धुलवानी चाहिए। स्पेंसर का विचार है कि बालकों के साथ निर्दयता का व्यवहार नहीं करना चाहिए। बड़ों को चाहिए कि वे बालकों के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार करें। बालकों को आत्म संयम तथा यथासंभव अपना काम स्वयं करने की शिक्षा देनी चाहिए। स्वाभाविक परिणामों के द्वारा अनुशासन सीखने के सिद्धांत को छोड़कर स्पेंसर के नैतिक शिक्षा संबंधी विचार आधुनिक युग में भी स्वीकार किए जाते हैं। स्वाभाविक परिणामों के द्वारा अनुशासन सिखाने की भी एक सीमा होनी चाहिए। बालक को एक ओर तो स्वाभाविक परिणामों को भुगतने देना चाहिए और साथ ही दूसरी ओर पढ़ने की बात कहना। यदि हम ऐसा करते हैं तो हो सकता है कि परिणाम घातक हो और बालक अपने आप को बुरी तरह घायल कर डाले। अतः हमें उसकी क्रियाओं पर दृष्टि रखनी चाहिए। उसके वातावरण को इस प्रकार अनुकूल बनाना होगा कि यहाँ अधिक शिक्षाप्रद हो जाए। हर्बर्ट स्पेंसर शारीरिक शिक्षा की बात करते हैं, फिजिकल एजुकेशन। स्पेंसर बालकों की शारीरिक शिक्षा को वैज्ञानिक नियमों पर आधारित करना चाहता था। उसका कहना था कि भोजन के समय बच्चों को डांटना, फटकारना नहीं चाहिए। भोजन में वैचित्र होना चाहिए। ग्रीष्म व शीत ऋतुओं के वस्त्र विभिन्न प्रकार के होने चाहिए। स्कूल के पाठ्यक्रम में शारीरिक शिक्षा को उचित स्थान देना चाहिए। प्रचलित शारीरिक शिक्षा की पद्धति में दोष है। कौन कौन से दोष है, हर्बर्ट स्पेंसर की नजर में देखते हैं। सबसे पहला दोष, बच्चों को संतुलित आहार नहीं मिलता। दूसरा दोष, उन्हें पर्याप्त वस्त्र नहीं मिलते। फिर तीसरा दोष, उन्हें उचित व पर्याप्त व्यायाम नहीं कराए जाते। चतुर्थ दोष, उनसे आवश्यकता से अधिक मानसिक श्रम कराया जाता है। स्पेंसर ने शारीरिक शिक्षा पर बल देकर एक अत्यंत लोकोपकार का कार्य किया। वास्तव में पर्याप्त शारीरिक व मानसिक विकास पर ही
जीवन की सफलता निर्भर है। अब स्पेंसर का मूल्यांकन, इवैल्यूएशन ऑफ स्पेंसर। सर्वप्रथम मौलिक सिद्धांत। स्पेंसर के मानसिक, शारीरिक तथा नैतिक शिक्षा संबंधी सिद्धांतों ने आधुनिक शिक्षा पद्धति को बहुत अधिक प्रभावित किया। बहुत से आधुनिक शिक्षा सिद्धांतों तथा कार्यक्रमों में उसके मौलिक सिद्धांतों की झलक विद्यमान है। उसके स्कूल के पाठ्यक्रम में विज्ञान के महत्व पर बल दिया जा गया है। उसने शिक्षा क्षेत्र में बालक की स्वतंत्रता पर बल देकर एक महान कार्य किया। द्वितीय, उपयोगितावाद। बहुधा शिक्षा क्षेत्र में उपयोगितावादी विचारों के लिए स्पेंसर की आलोचना की जाती है, क्योंकि उसने जीवन के उच्चादर्शों तथा आध्यात्मिक सुखों को अधिक महत्व नहीं दिया, किंतु उसने शिक्षा के उपयोगितावादी पक्ष पर बल देकर इस बात की चेष्टा की कि जो शिक्षा अब तक केवल मुट्ठी भर सौभाग्यशाली लोगों का ही विशेषाधिकार थी, वह सभी को सुलभ हो सके। तृतीय, जनतंत्रवाद। स्पेंसर का विश्वास है कि शिक्षा की किसी भी योजना में ज्ञान के सभी अंगों को प्रोत्साहन मिलना चाहिए, जिससे प्रत्येक व्यक्ति को किसी न किसी क्षेत्र में कुछ न कुछ ज्ञान लाभ करने का सुअवसर मिल सके। इस दृष्टि से स्पेंसर के विचार बड़े जनतंत्रवादी थे। वह शिक्षा को इस प्रकार ढालना चाहता था कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी अपनी क्षमताओं के अनुसार एक सुखी व समृद्ध जीवन व्यतीत करने के लिए पर्याप्त शिक्षा पाने का सुअवसर मिल सके। स्पेंसर के अनुसार शिक्षा जीवन की तैयारी। स्पेंसर की इस बात की आलोचना की जाती है कि वह शिक्षा को ही जीवन न समझकर उसे जीवन के लिए एक तैयारी समझता था। यह सच हो सकता है कि शिक्षा जीवन के लिए एक तैयारी है, परंतु ज्ञान प्राप्त करना ही तो तैयारी नहीं है। इस दृष्टि से स्पेंसर ने ज्ञान के मूल्य को आवश्यकता से अधिक बढ़ा दिया है, परंतु यहाँ विशेषता उन सभी शिक्षा शास्त्रियों की रही है जिन्होंने स्कूल के पाठ्यक्रम में विज्ञानों पर अधिक बल दिया है। स्पेंसर की यह विचारधारा उस विधि की एक प्रतिक्रिया स्वरूप है जिसके अनुसार शिक्षा शास्त्रियों ने शिक्षा के अनुशासनात्मक पक्ष पर अधिक बल दिया है। अगला, पूर्वगामियों का अनुसरण। स्पेंसर ने हमें कोई नवीन विधि नहीं बतलाई है,
उसने केवल पेस्टोलॉजी की कुछ विधियों की ही व्याख्या कर दी है। ये शिक्षा मूर्त से अमूर्त की ओर अथवा सरल से जटिल की ओर जानी चाहिए इत्यादि सिद्धांत में हमें मूल रूप से पेस्टोलॉजी में भी मिलते हैं। नैतिक शिक्षा सिद्धांतों के संबंध में स्पेंसर ने रूसो का अनुकरण किया है, विशेषतया उस समय जबकि वह स्वाभाविक परिणामों के द्वारा अनुशासन स्थापना की बात करता है। अगला, विज्ञान पर बल, स्ट्रेस ऑन साइंस। स्पेंसर विज्ञान पर आवश्यकता से अधिक बल देना भी बहुधा आलोच्य विषय रहा है। वह बड़े व्यापक अर्थ में लेता है। विज्ञान की परिभाषा के अंतर्गत वह सभी नैतिक, सामाजिक तथा भौतिक विज्ञानों को सम्मिलित कर लेता। पाठ्य सामग्री के संबंध में वहां हमें रूसो के प्रतिकूल प्रतीत होता है। इस संबंध में उसे पेकन तथा लॉक का निकटवर्ती माना जा सकता है। वह परंपरागत पाठ्यक्रम तथा शिक्षा का विरोधी था, अर्थात परंपरागत पाठ्यक्रम और परंपरागत शिक्षा का विरोधी था। वह चाहता था कि स्कूल व्यक्ति की दैनिक आवश्यकताओं के अधिक निकट आना चाहिए। वह ग्रीक तथा लैटिन जैसी भाषाओं को हटाकर उनके स्थान पर विज्ञानों की प्रतिस्थापना करना चाहता था। उसके मतानुसार विज्ञान मानव की सभी शक्तियों के विकास के लिए सर्वोत्तम साधन है, तथापि अपनी इन सभी वैज्ञानिक धारणाओं के बावजूद स्पेंसर परंपरा से ऊंचा न उठ सका। वह भाषा के महत्व को समझने में असफल रहा। उसकी इस धारणा से सहमत नहीं हुआ जा सकता कि स्मरण शक्ति के द्वारा भी किसी भी भाषा को सीखा जा सकता है, अर्थात रट कर स्मरण करके किसी भी भाषा को सीखा जा सकता है। Now, key concepts of Herbert Spencer's philosophy. First is social Darwinism. Although Spencer's beliefs are often associated with the term social Darwinism, his views were more complex than the survival of the fittest ethos often implied by the term. He believed that society would naturally evolve towards greater individualism and voluntary cooperation, with the state playing
a minimal role. However, his ideas were later used to justify laissez-faire capitalism, imperialism, and racism, which distorted his original intent. Next, individualism and limited government. Spencer was a strong advocate for individual liberty and minimal government intervention in both economic and social spheres. He believed that most government interventions did more harm than good, hindering the natural social evolution toward better forms. Next, education and ethics. Spencer also contributed to educational theory and ethics, advocating for an education system that focused on practical and scientific knowledge rather than classical studies, which were prevalent at the time. His ethical theories revolved around the idea of the greatest happiness for the greatest number, a utilitarian principle which he believed should evolve naturally from individual interactions rather than being imposed by law. In a nutshell, Spencer's influence warned towards the end of his life and after his death, as his theories were critiqued or overshadowed by other philosophical and scientific developments. Nevertheless, his work played a significant role in shaping the early discussions around evolution, sociology, and liberalism, and continuous to be of historical interest in these fields. So these are the contribution of Herbert Spencer in the field of education as well as philosophy. Thank you. Thank you so much.